बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। इससे पहले तो सिर्फ हम आपको बता रहे थे कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनके ताल्लुकात मुतासिर हैं, वो उनसे खुश नहीं हैं, उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये पहले हम बता रहे थे। लेकिन आज इत्तेहादियों ने ख़ुद आकर बताया है कि हमारे ताल्लुकात वाकई इनसे अच्छे नहीं हैं। और असलम भूतानी साहब ने जो गुफ्तगू की है उससे तो मतलब उन्होंने तो कसम उठा ली। उन्होंने कहा खुदा की कसम हम पीटीआई के दौर में बहुत खुश थे और यहाँ आके हम बड़े अपसेट हैं। कसम उठा ली, इससे बढ़कर क्या आप जो है वो हो सकता है। मुझे याद है असलम भूतानी साहब जिस वक्त उनकी का एक वोट लेना था तो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। बिलावल साहब आए, पीडीएम वाले आए, मौलाना फजल रहमान बैठे, जनाब सारी जमातों के लोग बैठे और असलम भूतानी साहब के एजाज़ में यहाँ पर इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि भूतानी साहब ने हमारी हिमायत का ऐलान कर दिया है, एक वोट। और भूतानी साहब जो हैं उनको बड़े घनघरज के साथ, बड़े जोशो खरोश के साथ लेकर आए और आज भूतानी साहब कस्में उठाकर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं, कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी के स्पीकर बैठे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने कसम उठा के कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम मैं पीटीआई के दौर में खुश था और यहाँ आकर तो मैं बड़ा फंस गया हूँ। जब आपको यह एहसास हो जाए कि मैंने अगले इलेक्शन में जाना है और मैं फंस गया हूँ और वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कह दें और फिर इस बात का एतराफ़ कर लें कि मैं तो मुझे तो कोई लेकर आया था, या फिर वो ये कह दें कि जिनका के फ़ोन आया करते हैं मैंने उनसे फ़ोन कराया तो मुझे जो है वो तरक्याती स्कीम में हिस्सा मिला। तो ये चीज़ बताती है कि मामलात जो हैं वो जो न्यूट्रल्स हैं वो न्यूट्रल्स नहीं हैं। और आज तो यास्मीन राशिद ने भी कह दिया। मैं आपको जरा वन बाय वन सुनवाता हूँ, फिर इसका थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि असलम भूतानी साहब ने गुफ्तगू की, जो खालिद मक्सी साहब ने की, यास्मीन राशिद ने की। तो बारी बारी सुनिए, क्लिप आपने पहले भी शायद देखा हो, लेकिन मैं सुना के आपको उसके कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो सुनिए असलम भूतानी साहब की, ये 1.25 मिनट की गुफ्तगू है, लेकिन अगर आप सुन लें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीटीआई के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से किसी की मोहब्बत में किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बिलावल साहब से। हमने कहा जी मुझे न वजारत चाहिए न ओहदा चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने 3 बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूतानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना आए। फिर भी जब किताब छपी पीएसडीपी की कोई स्कीम नहीं थी। फिर जब पीएम के सामने एहतजाज किया वहाँ भी एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए। सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहाँ से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपके टेलीफोन में अभी कोई वज़न है तो ज़रा एहसन इकबाल को कहो। तो फिर जाके उन्होंने इसकी स्कीम रिफ्लेक्ट की। सर ये इलेक्शन साल है सर, जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी और फिर एहसान किया कि मैं आपको पैसे देता हूं। मैंने कहा जी ये तो वो देकर गए हैं ना, इसमें आपका कौन सा एहसान काट के दे रहे हैं। फिर कहते हैं कि जी जो कॉन्स्टिट्यूंसी फंड है पीएसडीबी में जिसकी स्कीम होगी उसको नहीं देंगे। तो सर हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे? हम खुदा की कसम सर वहाँ खुश थे। अच्छा जी, आप देखें असलम भूतानी साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो वो कहते हैं कि जहाँ से टेलीफोन आते हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो फिर जाके मुझे तरक्याती स्कीम मिली। एक का मतलब यह है कि इस हुकूमत के ऊपर भी पूरा असर और रसूख मौजूद है उनका, जहाँ से टेलीफोन आया करते हैं। यानी एहसन इकबाल साहब किसी की बात नहीं मान रहे थे, उन्होंने जरदारी की बात नहीं मानी, उन्होंने शहबाज शरीफ की बात नहीं मानी, लेकिन फिर उन्होंने वहाँ से फ़ोन कराया तो बात मानी। तो इसका मतलब है कि हुकूमत वही चला रहे हैं जो हुकूमत को लेकर आए हैं। ये तो वाज़ेह हो गया असलम भूतानी साहब की बात से। दूसरा, वो मैं पहले कह चुका हूँ, उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम मैं तहरीक इंसाफ से बहुत खुश था, मैं तो जरदारी साहब के झांसे में आ गया, मैं तो इनके कहने पे फंस गया, मैं तो खुश था, मेरे काम हो रहे थे, मुझे अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमें मिली थी, मेरे काम हो रहे थे। और अब फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको टालने के लिए कहा कि देखें जी गवादर में भी तरक्की हो रही है तो वो आप ही की तरक्की है ना जी। उन्होंने कहा नहीं बेवकूफ़ मत बनाओ मुझे, इस तरह नहीं होता। उन्होंने फौरन को जवाब दिया। तो फिर राजा परवेज़ अशरफ ने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि अच्छा देखें आप मुझसे बात करें और चेयर से बात करें और ये वो। तो उनको जो है वो इस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2 वोटों की हुकूमत है, अगर इनके 10 वोटों की हुकूमत होती तो उनकी मगरूरी का क्या आलम होता। तो ये किताब मेरे सामने पड़ी हुई है, प्रोफेसर गफूर अहमद साहब की किताब है, नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत। इसमें उन्होंने लिखा है कि जब IGI से के प्लेटफॉर्म से वज़ीर-ए-आज़म बन गए, अब IGI इत्तेहाद था जमातों का, और उस प्लेटफॉर्म से जब नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया तो इस किताब में वो लिखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपने इत्तेहादियों को मुँह लगाना छोड़ दिया और इजलास बुलाने छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि 10-10 महीने और 1-1 साल तक इजलास नहीं हुआ। वो कहते हैं कि 2-2.5 साल जो नवाज शरीफ की हुकूमत रही उसमें 1 या 2 इजलास हुए, 10 महीने तक इजलास नहीं होता था।
तो वो अपने इत्तेहादियों को जो है वो लिफ्ट कराना छोड़ दिया। और ये पहले मरतबा जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, अब तो वो ख़ुद को और बहुत बड़ी जमात समझते हैं, ये पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तो उस वक्त उनका आलम ये था कि वो अपने इत्तेहादियों से बात नहीं करते थे, उनको बुलाते नहीं थे। तो ऐसे में असलम भुतानी साहब को ये तो मालूम हो गया कि उनके साथ हाथ हो गया है, उनके साथ धोखा हो गया है, लेकिन ये धोखा वो मज़ीद कितना अर्सा खाते हैं ये मुझे नहीं पता कि, लेकिन वो जिस दिन उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा वो भाग जाएंगे, क्योंकि उनको एक दिन ये ख्याल आएगा, उनको ख्याल ये आएगा कि मैंने तो भाई इलेक्शन लड़ना जाके, और मैं क्या जवाब दूंगा। मैं तो यही कहकर उनको आया हूँ कि भाई मैं जो है वो आपकी खातिर, मुझे वजारत नहीं चाहिए, उन्होंने कहा मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई मराद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने हल्के के लिए जो है वो तरक्याती काम चाहिए। तो वो सोचेंगे कि अगर मुझे तरक्याती कामों के लिए पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं जाऊँगा अपने हल्के में और जाकर कहूँगा भाई मुझसे गलती होगी, पीटीआई ठीक थी और मैं पीटीआई के साथ ही जो है वो सही चल रहा था आपके लिए काम, या इन्होंने तो धोखा दिया। तो अपनी फेस सेविंग के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आप खालिद मक्सी साहब का आ जाइए। खालिद मक्सी साहब ने भी बड़ी ही उतरा हुआ उनका चेहरा था और टूटा हुआ दिल था और झुकी हुई आंखें थी। खालिद मक्सी साहब की जो लबो लहजा था वो बहुत ही डिप्रेसिंग था, और उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत थी, अब पता चला कि जो तब्दीली बताई जा रही थी वो नहीं, तब्दीली का मकसद तो कुछ और था। अच्छा चले मैं पॉइंट्स बाद में ज़रा उनके एलैबोरेट करता हूँ, उनके इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट्स क्या हैं, लेकिन ज़रा पहले आप खालिद मक्सी साहब का भी 1.25 मिनट का 1 मिनट 30 सेकंड का ज़रा एक क्लिप है, ये भी सुन लें। पीटीआई की हुकूमत थी जी, एक माहौल बन गया और ये तब्दीली हुई थी। तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नज़र आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे, अब बात करते हैं मुँह मोड़ते हैं, थोड़ा ज़रा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। तो हम समझे कि रवैयों में भी तब्दीली होगी, अखलाकियात में भी कुछ बढ़ोतरी आ जाएगी, मगर उधर की उधर ही जितों दी खोती उते आन खिलौती, कोई मज़ा नहीं है सर। सबसे पहले जब हमने देखा मिनिस्ट्रियों पे सुन रहे थे कि लड़ाइयाँ बंदरबाग, वो उसकी नहीं, जैसे इसी मकसद के लिए आए थे, कोई बड़ा मकसद नहीं था कि जी वो यहाँ से निकल जाएं और बस हम इधर आके बैठ जाएं। तो शिकायतें भी हैं, रवैये भी अच्छे नहीं हैं, सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लें सर, अभी तक टाइम है, 1-2 महीने गुजरे हैं, कुछ नज़र आना चाहिए, और नहीं तो सूखा अखलाक ही दिखा दें। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं। अच्छा जी, अब देखें ये जो बात की है खालिद मक्सी साहब ने, उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत थी, हमें कहा गया तब्दीली आ रही है, लेकिन अब हमें पता चला कि तब्दीली का मकसद तो कुछ और था। अच्छा वो क्या मकसद था, वो आगे जाके कहते हैं कि मिनिस्ट्रियों की बंदर बांट हुई है, मिनिस्ट्रियों की बंदर बांट हुई है, और इस बंदर बांट से लगा कि यही इनका मकसद था, ये इसी काम के लिए आए थे। और वो कहते हैं इस तरह मिनिस्ट्रियों के लिए लड़ रहे थे आपस में कि जैसे आए ही इस काम के लिए हों। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि जो वादे हमसे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे। फिर उन्होंने कहा कि अब हमारी शक्ल भी इनको अच्छी नहीं लगती, उस वक्त हम हमारे पास बार बार आते थे। तो ये जो सूरत हाल है ये हुकूमत के लिए, मिक्स हुकूमत के लिए, मिक्स अचार हुकूमत के लिए काफ़ी तशवीश की बात हो सकती है। और फिर एमक्यूएम ने जो कहा, उन्होंने एक तो असम्बली के अंदर भी खड़े होकर शेर पढ़ दिया कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। दूसरा, रेहान हाशमी साहब आज काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में थे, अरशद शरीफ के प्रोग्राम में थे। रेहान हाशमी साहब ने कहा कि 18 पॉइंट्स पर हमारा मुआहिदा हुआ था, और ये तो खैर हमें भी पता, सबको पता है। उन्होंने कहा कि 18 में से सिर्फ 1 पॉइंट पे कुछ बातचीत हुई है, 17 पर तो बातचीत ही नहीं हुई। और कल से जो गुफ्तगू कर रहे हैं वसीम अख्तर साहब, वो खुली धमकी है कि भाई फिर हम छोड़ के चले जाएंगे, इस तरह तो नहीं होगा। गवर्नर लग नहीं रहा, उनके लापता साथी मिल नहीं रहे, दफातर उनके खुले नहीं हैं, एक गवर्नर उन्होंने लगाना था वो लग नहीं रहा। भाई पोर्ट एंड शिपिंग तो उनको पीटीआई भी दे रही थी, फिर ये अपना मुंह काला कराने की क्या ज़रूरत थी, और आवाम से गालियाँ खाने की क्या ज़रूरत थी, अगला इलेक्शन दाव पे लगाने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा खासा फिर उसी हुकूमत के साथ रहते और चलते रहते। तो ये इस हुकूमत ने और इससे इत्तेहादी हुकूमत ने एमक्यूएम को भी मुश्किल में डाल दिया। तो आप देखिए, इनमें से एमक्यूएम निकल जाए या बाप निकल जाए, कोई भी एक पार्टी निकल जाए तो हुकूमत का बरकरार रहना मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये सूरत हाल जो है वो यहाँ पर हुई पड़ी है। अब मैं आपको यास्मीन राशिद साहब, जो न्यूट्रल की बात हो रही है ना, यास्मीन राशिद साहबा ने आज बड़ी नाम लेकर उन्होंने तो कह दिया कि हम कब तक बर्दाश्त करेंगे भाई, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। जब आप कहते हैं कि न्यूट्रल तो फिर आप न्यूट्रल रहें, आप न्यूट्रल नहीं हैं। क्या कहा यास्मीन राशिद साहबा ने, ज़रा ये भी सुन लें। के अंदर मैं मीडिया की वसादत से कहना चाह रही हूँ
न्यूट्रल जो है वो ज़रा न्यूट्रल ही रहे, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। वजह ये है कि हम सुन रहे हैं ये किस्सा कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल हैं, हमारी इतला के मुताबिक न्यूट्रल नहीं है। और मेहरबानी करके अगर आपका क्या ख्याल है कि हम सारे जो हैं वो बेवकूफ़ हैं और हमें बात तो ये यास्मीन राशिद साहबा का शिकवा है। इसके बाद उन्होंने आगे जाके सर्विंग ऑफिसर्स के नाम भी लिए हैं जो कि मैं नहीं चलाना चाहता। बहरहाल ये है कि यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो भी अब दबाव जो है वो न सिर्फ हुकूमत के ऊपर पड़ रहा है, हुकूमत के इत्तेहादियों के ऊपर पड़ रहा है, बल्कि इनके लाने वालों पे भी पड़ रहा है, और जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके ऊपर भी पड़ रहा है, और जो न्यूट्रल्स हैं, न्यूट्रल्स होने का दावा करते हैं और न्यूट्रल नहीं है अगर, तो उनके ऊपर भी पड़ रहा है। ये बात तो साबित हो गई ना कि हसन मुतानी साहब ने कहा कि आप जो है वो फिर जहाँ से फ़ोन आता है वहाँ से मैंने करवाया तो मुझे ये मिला। इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो चलाई जा रही है, बल्कि घसीट के चलाई जा रही है। तो इस किस्म के हालात हैं ये। और फिर जो आज डेवलपमेंट लाहौर हाई कोर्ट में हुई है वो तो आपके इल्म ही है कि इलेक्शन कमीशन से कहा कि भाई कुछ खुदा का खौफ खाएँ, ये इनके बंदे 5 जो हैं वो इनका बनता है लगाना, इनके लगाएं। तो कोई भी ऐसा फ़ैसला आएगा, एक फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट से आ सकता है कि जी हमज़ा शहबाज का तो मुनरिफ अरकान का तो वोट शुमार ही नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो ये धड़ाम से गिर सकते हैं। अगर ये फ़ैसला आ जाता है कि जी इजलास तो बुला ही नहीं सकते थे गवर्नर पंजाब, तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर सकती है, और पंजाब नहीं रहेगा तो विफाक भी नहीं बचेगा। तो ख़तरात बहुत हैं इस हुकूमत को। देखिए हालात किधर को जाते हैं, ज़बरदस्ती घसीटना है तो क़यामत तक भी घसीटा जा सकता है, क्या 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 कोई किसी को कह सकता है। लेकिन हालात इस तरह से मामला चलेंगे नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।